नमस्कार साथियों, परीक्षान परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए साथियों, आज हम लोग देखेंगे अगली टॉपिक हमारी जो दी गई है। इसके पहले हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षण को स्टार्ट किए थे। शिक्षण में जितनी भी चीजें पूछी जाती हैं, चाहे वो शिक्षण सूत्र हो, शिक्षण सिद्धांत हो, या फिर जो भी चीजें दी गई, संप्रेषण, जितने भी टॉपिक दिए हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम जिसे कहते हैं। जो विधाएं होती हैं उससे भी क्या होता है, आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग समझेंगे उसको, उसकी परिभाषाओं को देखेंगे, क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, एक एक करके उसको समझेंगे और समझते हुए उसको आगे चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ, पहले उसमें उसको समझेंगे उसके अर्थ को। तो टॉपिक हमारी क्या है साथियों, शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम बोलते हैं जिसे। शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम क्या होता है उसको देखते हैं। तो देखते हैं पहले सर्वप्रथम क्या दिया गया है। बाल केंद्रित शिक्षण केंद्रित या शिक्षण केंद्रित क्या होता है, बालक क्या होता है, बाल केंद्रित जो होता है उसका मुख्य केंद्र बिंदु माना जाता है। इसके अंतर्गत बालक की प्रवृत्तियां तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। बालक की इसके अंतर्गत क्या होता है साथियों, की होता है कि यही कि बालक की प्रवृत्तियां जो होती है उसको ध्यान में रखकर शिक्षण, जो क्षमता होती है उसको ध्यान में रखकर क्या होता है, शिक्षण की प्रक्रिया की जाती है। आगे दिया है, बाल केंद्रित शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इसमें स्वाभाविक रूप से विकसित अनुशासन स्थापित होता है। ये क्या होता है, इसके अंतर शिक्षण की नवीन विधाएं उपागम होता है। इसके अंतर्गत कई आगे देखते हैं। आगे इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों से दूर करने का प्रयास, जो दैनिक कठिनाई होती है उसको क्या होता है, दूर करने का प्रयास किया जाता है, तथा बालक को स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की जाती है। बालक चुने गए साधनों में से अपनी इच्छानुसार किसी भी साधन का चुनाव कर सकता है। चुने हुए साधन प्राप्त होने पर बालक उस साधन का क्या कर सकता है, उपयोग करता है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे शिक्षण की नवीन विधाएं उपागम का अर्थ क्या होता है। अभी तो हम लोगों ने देखा कैसे कैसे क्या चीजें कैसे उसका उपयोग करते हैं, तो अब हम देखेंगे इसके अर्थ को, इसका अर्थ क्या होता है उसको समझेंगे। शिक्षण की नवीन विधाएं जो दी गई है, जो उपागम दिए गए हैं, उसके अर्थ को समझेंगे। चलिए देखते हैं। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियां तथा मूल्यों एवं संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। आगे दिया है, यह उपागम प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग करके शिक्षण अधिगम के नीति निर्धारकों द्वारा ध्यान पूर्वक और क्रमबद्ध अध्ययन करने के पश्चात शिक्षण अधिगम की समस्याओं क्या करते हैं, इससे सुलझाने का प्रयत्न किया जाता है। इससे क्या होता है, शिक्षण जो अधिगम जो समस्याएं होती हैं उसको सुलझाने का क्या होता है, प्रयत्न किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे दिया है, शिक्षक अपने पूर्ण मनोयोग, अनुभव एवं दक्षताओं के साथ विभिन्न प्रविधियां, विधियां तथा विधाओं का क्या करता है, उपयोग करता है। आगे देखते फिर दिया हमारा, विधियों एवं प्रविधियों से वह शिक्षण अधिगम को सुगम बना देता है। इसमें क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है, उसमें जो शिक्षण विधियां और प्रविधियों के द्वारा क्या होता है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाया जाता है। यही विशेषता हमारी क्या कहलाती है, प्रविधियां शिक्षण उपागम कहलाती है। यही विशेष प्रविधियां ही क्या कहलाती है, हमारी शिक्षण उपागम कहलाती हैं। अर्थात जो बच्चों के सीखने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए जो विधियां, जो प्रविधियां तैयार की जाती है, बताई जाती है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाती है, वही विधियां क्या कहलाती है, प्रविधियां हमारी क्या कहलाती हैं, शिक्षण उपागम कहलाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका। इसके अंतर्गत देखेंगे क्या होती है, कैसे होती है, किस प्रकार से होती है। दिया है, शिक्षक को शिक्षण के यथार्थ उद्देश्य के प्रति पूर्णतया सजग रहना चाहिए। शिक्षण का उद्देश्य बालकों को केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना मात्र ही नहीं होता, वरन बाल केंद्रित शिक्षण का महत्तम लक्ष्य बालक का सर्वोन्मुखी अर्थात सर्वोत्तम विकास करना है। इसलिए शिक्षक को इस उद्देश्य की पूर्ति में बालक की अधिक से अधिक क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। क्या होता है, इसलिए बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की मुख्य भूमिका ये होती है कि बच्चे की ज्यादा से ज्यादा क्या करे, जो भी चीजें उसको समझने में कठिनाई होती है उसमें उस चीज क्या करे, सहायता करे। आगे देखते हैं। आगे देखेंगे शिक्षण की नवीन विधाएं। शिक्षण की नवीन विधाएं के अंतर्गत देखेंगे इसकी नवीन विधाएं जो निम्नलिखित दी गई है, जिसमें पहला क्या दिया है, बाल केंद्रित शिक्षण उपागम, जिसको हम लोगों ने समझा। फिर से चलिए इसको समझते हैं क्या इसके अंतर्गत आएगा।
पाठ्यक्रम के निर्धारण में भी इन बातों का क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। तथा बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। प्राचीनतम कालीन जो शिक्षा थी, शिक्षक जैसा चाहता था उसी प्रकार से शिक्षा देता था। इसमें बालक के अपेक्षा पाठ्यक्रम को क्या होता था साथियों, अत्यधिक महत्व दिया जाता था। परंतु शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रवेश से बालक को महत्व दिया जाने लगा। अब बालक की रुचियों, रुझानों तथा क्षमताओं को महत्व दिया जाने लगा है। ठीक है, उसकी रुचियों, क्षमता होती है, योग्यताओं को ध्यान में रखकर क्या होता है, शिक्षण अधिगम की जो पठन पाठचर्या होती है उसको संचालित किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा की उपयोगिता एवं महत्व। बाल केंद्रित शिक्षा की उपयोगिता एवं महत्व क्या होता है, तो दिया है इस शिक्षण में शिक्षण का जो होता है केंद्र बिंदु कौन होता है, बालक होता है। इस शिक्षण में शिक्षण का केंद्र बिंदु कौन होता है, बालक होता है। इस विधि के अंतर्गत बालक को रुचियों, क्षमताओं और योग्यताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। अगली लाइन हमारी दी गई है, इनमें व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इनमें क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षण में क्या होता है, व्यक्तिगत शिक्षण को क्या होता है, इसमें महत्व दिया जाता है। आगे बालक को स्वावलंबी बनाकर उसमें स्वतंत्रता की भावना भी उत्पन्न की जा सकती है, किसके द्वारा, बाल केंद्रित शिक्षण के द्वारा। आगे देखिए क्या दिया है, दूसरा दिया हमारा रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण। दूसरा हमारा क्या है, रुचिपूर्ण या आनंददायी शिक्षण। इसमें क्या होता है, यह बालकों को शिक्षा देने हेतु आकर्षक एवं बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली का वही रूप है। यह क्या होता है, बालकों को शिक्षा देने के लिए हेतु आकर्षक तथा बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली का वही रूप है। यह बालकों के अधिगम हेतु आकर्षक एवं बाल केंद्रित प्रणाली, जिसमें बालक को आनंदित करने वाले क्रियाकलाप एवं शाला में बालकों के प्रति शिक्षक का मित्रतापूर्ण तथा आत्मीय व्यवहार सम्मिलित है। यह क्या होता है, गीतों, कहानियों तथा खेलों के द्वारा सरल गतिविधि प्रधान उपागम है। कौन सा आपका, जो रुचिपूर्ण या आनंदमयी जो उपागम शिक्षण दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा तीसरा है शिक्षक केंद्रित शिक्षण। शिक्षक केंद्रित शिक्षण क्या होता है, इसको देखते हैं। इसमें दिया है शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें शिक्षण कार्यक्रम शिक्षक को क्या होता है, केंद्र बिंदु मानकर आयोजित किया जाता है। जो शिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया था, जो आयोजित किया था, उसमें मुख्य कौन होता है, शिक्षण केंद्रित शिक्षा में तो शिक्षक को माना जाता है। इससे बालकों के अंदर भय निर्मित बाह्य अनुशासन स्थापित किया जाता है। यह सामूहिक कक्षा शिक्षण पर आधारित है। इसमें बालक को आत्म प्रकाशन का अवसर नहीं मिल पाता। बच्चा क्या करता है, स्वयं से कोई चीजें क्या होती है, अपनी जिज्ञासा को क्या करता है, बाहर नहीं निकाल पाता है। आगे दिया है, इस शिक्षण में छात्र अध्ययन के लिए स्वतंत्र नहीं होता। इसमें शिक्षण और निरीक्षण पर पूर्णतः क्या होता है, शिक्षक का हस्तक्षेप रहता है। इसमें जो भी शिक्षण और अधिगम निरीक्षण प्रक्रिया चलती है, इस पर पूर्णतः किसका हस्तक्षेप रहता है, तो शिक्षक का हस्तक्षेप रहता है। आगे देखते हैं, अगला दिया हमारा सहभागी शिक्षण। अगला हमारा कौन सा है, सहभागी शिक्षण। इसमें देखते हैं, सहभागी शिक्षण से अभिप्राय शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एवं शिक्षार्थी की सहभागिता से है। अर्थात कोई भी कार्य अगर वो कर रहे हैं, पठन पाठचर्या जो कार्य कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, दोनों सहभागी अर्थात साथ साथ कार्य को कर रहे हैं। आगे दिया है, शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों ही क्या होते हैं, महत्वपूर्ण हैं। इसलिए वह शिक्षण प्रक्रिया सफल होगी जिसमें दोनों समान रूप से क्या करें, उसमें भाग लें। शिक्षक और छात्र दोनों क्या करें, उसमें समान रूप से भाग लें। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी भी उतना महत्वपूर्ण बिंदु है जितना कि उसमें शिक्षक को माना जाता है। ये कौन सा हमारा शिक्षण होता है, तो सहभागी शिक्षण होता है, जिसमें क्या होता है, साथ साथ ही जो हमारी पठन पाठचर्या की क्रियाकलाप होती थी। आगे देखते हैं अगला हमारा, अतः स्पष्ट हो जाता है कि सहभागी शिक्षण में शिक्षक एवं छात्र दोनों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है तथा शिक्षण प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण, सरल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सहभागी शिक्षण में दोनों पक्षों की सहभागिता को क्या किया जाता है, आवश्यक माना जाता है। यह किसमें होता है साथियों, तो सहभागी शिक्षण में होता है। अगला देखते हैं, अगला दिया दक्षता आधारित शिक्षण। अगला हमारा कौन सा है, तो दक्षता आधारित शिक्षण। इसमें क्या होता है, इसको देखते हैं हम लोग। दिया गया दक्षता आधारित शिक्षण से तात्पर्य यह है कि छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम की संप्राप्ति करना, जिससे छात्रों की दक्षता को क्या किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके। आधुनिक युग प्रतिस्पर्धा एवं प्रतियोगिता का एक ऐसा युग है।
आगे दिया है कि इसमें बालकों को ज्ञान प्राप्ति के साथ ही समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाने के लिए किसी क्षेत्र में विशेष दक्षता प्राप्त करनी होती है। दक्षता कैसी होती है? मानसिक और भौतिक दोनों होती है। दक्षता जो होती है वो कैसी होती है? मानसिक और भौतिक दोनों क्षेत्रों में हो सकती है। तो हमारा कौन सा ये शिक्षण है? तो दक्षता आधारित शिक्षण है। अगला देखते हैं कौन सा हमारा है। अगला दिया उपचारात्मक शिक्षण। अगला हमारा है उपचारात्मक शिक्षण। क्या होता है? यदि कोई छात्र लगातार किसी विषय में अनुत्तीर्ण हो रहा है या उसमें कमजोर होता है तो छात्र की असफलता ही की जानकारी प्राप्त कर निदान कहलाता है। छात्र की असफलता के कारणों की जांच कर इस निराकरण के लिए उपाय किए जाते हैं, तो यह उपचार कहलाता है। आगे दिया है इसी में कि निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रियाएं क्या होती है? साथ साथ चलती हैं। यह क्रिया क्या होती है? निम्नलिखित भागों में क्या होती है? पूर्ण होती है। निम्नलिखित पदों में क्या होती है? पूर्ण होती है। चलिए देखते हैं कौन कौन से पद होते हैं। पहला हमारा दिया वर्गीकरण। पहला चरण जो होगा वो क्या होगा? वर्गीकरण। पहले छात्रों को उनके बौद्धिक स्तर के आधार पर विभिन्न वर्गों में क्या किया जाता है? वर्गीकृत कर लिया जाता है। दूसरा दिया है कठिनाई की प्रकृति की जानकारी। दूसरा चरण क्या होगा? इसके पश्चात छात्रों में होने वाली कठिनाई की जानकारी को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तीसरा क्या दिया है? पिछड़ेपन का कारण। तो छात्रों को उपलब्धि अनेक आंतरिक एवं बाह्य तथ्यों से प्रभावित होती है, जैसे शैक्षिक क्षमता की कमी, अध्ययन की आदतें, कार्य करने की आदतें, कुशलताओं की कमी तथा भावनात्मक, पर्यावरण और भौतिक कारण इत्यादि क्या होते हैं? पिछड़ेपन का जो कारण होता है उसमें शामिल होते हैं। आगे देखते हैं अगला हमारा क्या है। अगला हमारा बहुकक्षा शिक्षण। अगला हमारा है बहुकक्षा शिक्षण। इसमें क्या होता है? वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या और घटते शिक्षण साधनों के परिणाम स्वरूप बहुकक्षा शिक्षण पद्धति का जन्म हुआ है। ठीक है। आगे दिया इसी में बहुकक्षा शिक्षण पद्धति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक अध्यापक कक्षा को न पढ़ाकर कई कक्षाओं को क्या कर सकता है? एक साथ देखता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बहुकक्षा शिक्षण कहा जाता है। आगे देखते इसी में आगे दिया है बहुकक्षा शिक्षण को उचित रूप में चलाने के लिए हमें आवश्यक तथ्यों जैसे पाठ्य पुस्तकों, समय विभाजन, चक्र, मॉनिटर, बैठक व्यवस्था, विषयवार समूह तथा बहुस्तरीय जो शिक्षण व्यवस्था होती है आदि पर क्या होता है? विचार करना होगा। आगे दिया तथा उनकी सही संयोजन करना होगा। ये किसके अंतर्गत आता है? तो बहुकक्षा शिक्षण के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। आगे दिया है समान दक्षताओं वाले पाठों का संयोजन। समान दक्षताओं वाले पाठों का संयोजन ये क्या होता है? इसको समझते हैं। किसी कक्षा में पाठ्य सामग्री का निर्धारण कक्षा में पढ़ रहे छात्रों के दक्षताओं के एक ही विषय या एक से अधिक कक्षाओं में फैला रहता है। विषय छोटी होती है तथा अनुसार जो होता है कक्षाओं में सरल तथा बड़ी कक्षाओं में जटिल होता है। इन पाठों का कक्षा के छात्रों के स्तर के अनुसार होता है। इन पाठों का जो स्तर होता है वो कैसा होता है? तो कक्षा के छात्रों के स्तर अनुसार होता है, उनके स्तर के क्या होता है? अनुसार होता है। कौन से कक्षण में? समान दक्षताओं वाले पाठों का जो संयोजन होता है इसमें। आगे देखते हैं इसी में और दिया गया है। दूसरा हमारा है क्रिया आधारित या गतिविधि आधारित शिक्षण। क्रिया आधारित या गतिविधि आधारित शिक्षण क्या कहता है? क्रिया परक एवं गतिविधि आधारित शिक्षण उपागम का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो रूसो को माना जाता है। ठीक है। क्रिया परक एवं गतिविधि आधारित शिक्षण की बात करें तो इसके जो प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो रूसो को माना जाता है। क्रिया परक का अर्थ है छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। क्रिया परक का अर्थ क्या होता है? कि छात्र का अपनी स्वयं की जो क्रिया होती है उसके द्वारा क्या किया जाता है? उसको ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है। छात्र की क्रिया से तात्पर्य जिस क्रिया को छात्र किसी उद्देश्य से पूर्ण करता है, जिस क्रिया से छात्र किसी उद्देश्य से पूर्ण करता है उसमें उसका मानसिक और शरीर दोनों क्रियाशील रहते हैं। ठीक है। आगे दिया है क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण को निम्नलिखित क्रियाओं में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी क्रियाओं में विभाजित किया उसको देखते हैं। पहला है अनुभव प्राप्ति से संबंधित घटना क्रियाएं। अनुभव प्राप्ति से संबंधित क्रियाएं, इसमें क्या होता है कि अनुभव प्राप्त करने वाली क्रियाओं का उद्देश्य है बालकों द्वारा नए अनुभव प्राप्त करना। अनुभव प्राप्ति से संबंधित क्रिया में क्या होता है साथियों कि अनुभव प्राप्त करने वाली क्रियाओं का उद्देश्य है क्या?
कि बालकों द्वारा नए अनुभव क्या होना है, प्राप्त करना। आगे दिया इसी में कि बालक किसी स्थान का भ्रमण करके, किसी औद्योगिक संस्थान का देखरेख करके, किसी वस्तु का निरीक्षण करके नवीन अनुभव क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं अगला चरण क्या है। दूसरा दिया है ज्ञान प्राप्ति से, ज्ञान प्राप्ति से संबंधित क्रियाएं क्या होती है, इसको देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति संबंधित क्रियाएं, इन क्रियाओं का मूल उद्देश्य छात्रों द्वारा अनेक तथ्यों का क्या करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। इन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों द्वारा क्या होता है, अनेक तथ्यों का क्या करना है, ज्ञान प्राप्त करना। अगला दिया है ज्ञान प्रदान से संबंधित क्रियाएं क्या होती हैं। बालक किसी विषय पर, इसमें क्या होता है कि बालक किसी विषय पर क्या करता है, वाद विवाद करके किसी स्थान का मानचित्र बनाकर या उद्योगों का वर्गीकरण करके अपने अर्जित ज्ञान को क्या कर सकता है, वह प्रदर्शित करता है। किसके माध्यम से, तो ज्ञान प्रदान के माध्यम से जो चीजें होती है उसको बताया गया है। आगे देखते हैं। तो साथियों हम लोगों ने क्या किया, जितनी भी चीजें दी गई थी शिक्षण की नवीन विधाएं उपागम में, अप्रोच में जितनी भी चीजें दी गई थी, हम लोगों ने सारे शिक्षण विधियां जो शिक्षण उपागम दिए गए थे एक एक करके सबको देख लिया। क्योंकि क्या होता है, ये परीक्षा की दृष्टि से ये भी क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा सभी भाई बहनों तक उसको शेयर करें। तो साथियों आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।